नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास मंगलवार की सुबह भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। कठुआ में रणजीत सागर डैम की झील में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। घटना के बाद राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। टीमें झील के पास पहुंच गई हैं और जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त सुबह करीब 10:20 पर भारतीय सेना का यह हेलीकॉप्टर 254 आर्मी एवियन स्क्वाड्रन के मामून कैंट से उड़ान भरी थी और हेलीकॉप्टर डैम इलाके के पास कम ऊंचाई का राउंड ले रहा था, जिसके बाद वो डैम में ही क्रैश हो गया। बता दें, हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है और रेस्क्यू मिशन जारी है। कठुआ जिले के एसएसपी आरसी कोतवाल के मुताबिक डाइवर्स की ओर से अब झील में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे, पूरी तरह से क्या नुकसान हुआ है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में भी जम्मू के एक सेना हेलीकॉप्टर को क्रैश हो गया था। तब उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। अब मुंबई के जिस चर्चित की तफ्तीश पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और सीनियर पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द चल रही थी, उसी में अब जांच की सुई अंडरवर्ल्ड की तरफ भी घूम गई है। वसूली कांड में अब दाऊद इब्राहिम का एंगल जुड़ गया है। मुंबई पुलिस अब एक ऐसे 2016 के एक ऑडियो की दोबारा पड़ताल कर रही है, जिसके आधार पर पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के दौरे में कार्रवाई हुई थी। इस ऑडियो के जरिए दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम के दाहिने छोटे हाथ शकील बिल्डर को धमका रहे थे। ऐसे में ये ऑडियो एक निजी न्यूज चैनल के हाथ लगा है और इस ऑडियो की पूरी कहानी बताने से पहले बता दें कि केस में अब नया मोड़ आने की बात कही जा रही है और मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह समेत 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में वसूली का मामला दर्ज हो चुका है। इस मामले में शिकायत करने वाले शख्स का नाम श्याम सुंदर अग्रवाल है। श्याम सुंदर अग्रवाल के मुताबिक उसे फर्जी मामले में फंसाया गया है, गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया और श्याम ने बताया है कि उसके परिवार को धमकी देकर वसूली की गई। इस ऑडियो के आधार पर 17 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस ने श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब मुंबई पुलिस ही एसआईटी का गठन कर उस ऑडियो की सत्यता की पड़ताल कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी की आंधी में खरपतवार की तरह उड़ जाएगी। उन्होंने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है, इसीलिए वो चाहती है कि कोई ओवैसी, कोई आजाद या बसपा मुसलमानों को खड़ा करे और उनके वोट बांट दिए जाए। लेकिन जनता अब होशियार है। महाराष्ट्र प्रदेश के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने संगठन की बैठक के बाद कहा कि अखिलेश यादव युवा नेता है और अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करते हैं तो उत्तर प्रदेश का न सिर्फ विकास होगा बल्कि विश्व स्तरीय विकास होगा। कांग्रेस के बारे में अबू आजमी ने कहा है कि कांग्रेस में टूट फूट हो रही है, इसलिए पार्टी को संभालने की जरूरत है और उसे एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो देश की स्थिति जानता हो, किसानों की बात करे और वहां अच्छी हिंदी बोल सकता हो। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि कांग्रेस की हालत यह है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। कांग्रेस ने बिहार में जबरदस्ती 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और नतीजा सबके सामने है। यही हाल उसने पश्चिम बंगाल चुनाव में भी किया और आजमी को भदोही जिले में समाजवादी पार्टी के एक वर्ग के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सभासद दानिश रूमी सिद्दीकी के नेतृत्व वाली एक धड़े ने जुलूस निकाला और उनके खिलाफ नारे लगाए। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में कई कामों को प्रभावित किया है। पिछले साल से लेकर अब तक एक देश से दूसरे देश में आवाजाही अब तक सुलभ नहीं हो पाई है। सभी विदेशी यात्राएं सीमित हैं और ऐसे में अपनों से दूर रहने वाले भाई बहनों को प्यार जताने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। देश में ऐसी हजारों बहनें हैं जिनके भाई अपने देश से दूर विदेश में रहते हैं। हर साल उन्हें समय पर राखी पहुंच जाती थी, लेकिन पिछले साल कई दूसरे देशों में बहनें अपने भाई को राखी नहीं भेज सकी थी। बता दें कि इसका कारण था कि महामारी के कारण डाक विभाग की विदेश सेवा ठप हो गई थी और इस साल भारतीय डाक विभाग ने इस सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। अब बहनें दूर प्रदेश में रह रहे अपने भाई को राखी भेज सकेंगी। भारतीय डाक ने ट्वीट कर बताया कि घर से दूर रहने वाले अपने प्रियजनों को राखी भेजना न भूलें। भारतीय डाक दुनिया भर में राखी पहुंचाता है। जहां सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं, उन देशों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सूची भी तैयार की गई है। भारतीय डाक ने 101 देशों में
राखी पहुंचाने की योजना बनाई है। भारतीय डाक विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और डाक विभाग ने इन देशों की सूची जारी की है जहां राखी भेजी जा सकती है। डाक विभाग के मुताबिक 67 ऐसे देश हैं जहां पर राखी भेजी जाएगी और सारी तरफ एयर पार्सल के माध्यम से 101 देशों में राखी पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियों को अब 99 देशों में पहुंचाया जा सकेगा और साथ ही ITPS में भी 14 देशों को भेजे जा सकेंगे। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली कैबिनेट के प्रस्तावों के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपए महीना वेतन मिलेगा, जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह 12,000 रुपए वेतन मिलता है। साथ ही मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90,000 रुपए महीना मिलेगा, जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन भत्ता 54,000 रुपए प्रति महीना है। सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने को लेकर कानूनी दिल्ली विधानसभा पास करने को लेकर सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ता के मामले में कुछ सुझाव भी दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझाव पर ही दिल्ली कैबिनेट ने चर्चा करके नए प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। बताते चले कि 2011 के बाद यानी 10 साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए नया प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और केंद्र की मंजूरी के बाद ही दिल्ली सरकार दोबारा से दिल्ली में विधानसभा में ये बिल लेकर आएगी। देश में बीते 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे थे और अब नए कोरोना मामलों की संख्या एक बार फिर से घट गई है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,554 नए केस सामने आए और इसी के साथ ही 422 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 13,984 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,887 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,17,24,000 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 4,25,195 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,08,96,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,04,998 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और देश में कोरोना के रोजाना आने वाले कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए ये आंकड़ा अब 30 से 40,000 के आसपास पहुंच गया है। एक तरफ जहां देश में आंकड़ा घट रहा है, तो वहीं केरल और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक बार फिर से नए केस का आंकड़ा चिंताजनक है और बढ़ने लगा है। केरल में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सुरजीत सिंह NCDS के द्वारा की जा रही थी। बताया जा रहा है कि दोबारा संक्रमण बढ़ने के पीछे का कारण होम आइसोलेशन में अच्छी तरह से कोरोना मरीजों की सही से निगरानी न करना है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट्स की टीम उन जिलों का दौरा कर रही है जहां संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। टीम जल्द ही विस्तार से एक रिपोर्ट सौंपेगी और सूत्रों के मुताबिक एक उच्च अधिकारी ने बताया है कि पहले कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक आबादी वाले राज्यों में संक्रमण दर ज्यादा है। टीम ने पाया है कि मिठा जिला और अल्पसंख्यक बहाल है और ऐसे में वास्तव में लगभग 6.5 से 7% की सकारात्मकता देखने को मिल रही है। और दाबड़ी थाने में तैनात लेडी SI ने 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी को पकड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। फेसबुक प्रोफाइल तैयार कर आरोपी से संपर्क साधा और फिर मिलने के बहाने उसे बुलाया। जैसे ही युवक मिलने आया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस के पास ना तो आरोपी का कोई फोटो था और ना ही उसका पूरा नाम पता था। बस सूझबूझ और तकनीक की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए युवक आकाश जैन है, जिसके दिल्ली पुलिस में 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। आकाश जैन ने जिस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, उस लड़की के पास ना तो आकाश का कोई फोटो थी और ना ही उसका फोन।
नंबर था। इसी बीच पीड़ित लड़की ने बस पुलिस को इतना बताया था कि लड़के का नाम आकाश है, जिसने धोखे से उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई है। पुलिस ने सिर्फ आकाश नाम के सुराग के माध्यम से इस पूरे मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। एसआई प्रियंका ने बताया है कि 16 साल की लड़की ने थाने में शिकायत की थी कि उसके साथ एक लड़के ने धोखे से रेप किया है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जब पीड़िता से लड़के के बारे में पूछा गया तो पीड़िता को सिर्फ लड़के का नाम, जो कि अधूरा है, वो पता था। बताया यह गया कि उसके साथ रेप करने वाले लड़के का नाम आकाश है। जिससे ज्यादा वो लड़की कुछ नहीं जानती थी। ना तो लड़के का कोई फोटो पीड़िता के पास था, ना ही कोई मोबाइल नंबर था। और दिल्ली कैंट के पुरानी नांगल गांव में रहने वाली एक 9 साल की बच्ची के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। बच्ची शमशान घाट में गई थी और उसी की मौत वहां पर हो गई है। बता दें कि उसके बाद शमशान घाट के पुजारी ने बच्ची के शव को जला दिया है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। गांव वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और अधजली लाश को चिता से बाहर निकाला गया। रविवार देर रात स्थानीय निवासियों ने शमशान घाट के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि शमशान घाट में बच्ची के साथ गलत काम किया गया है और फिर बच्ची की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मौके से एफएसएल ने फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने उठा लिए हैं। पुलिस ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस दिल्ली कैंट में बता दें कि पुराने नांगल गांव के शमशान घाट के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि 9 साल की बच्ची की हत्या में इस शमशान घाट के पुजारी का ही हाथ है। मौके पर पहुंची पुलिस इन लोगों को शांत करवा रही है और इसी के साथ से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। पुलिस ने शमशान घाट से बच्ची के शव और उसके अवशेष को बरामद किया है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। तो वहीं राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर से अब तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं से सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है। इस मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद रहे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात को शिष्टाचार की भेंट के तौर पर की गई मुलाकात बताया है। राजभर ने कहा कि मैंने बीजेपी में मंत्री पद छोड़ा है। बीजेपी के टिकट पर लड़ा होता तो शायद सांसद बनकर दिल्ली में भी आता। ऐसे में बीजेपी की लड़ाई पिछड़ी जातिवाद गणना से है, और जो कि ये मुद्दा राजभर की तरफ से उठाया गया था। ऐसे में एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान राजभर ने कहा कि जिस पर 3 साल से एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरा मुद्दा यह रहा कि एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा गरीब और कमजोर लोगों को दिलाई जाने को लेकर ये नाराजगी है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का हो, जो कि लोकसभा में विचाराधीन है। सत्ता से बाहर रहने पर लोग इसे लागू कराने और शराबबंदी की बात करते हैं। संसद में विपक्ष के बढ़ते हंगामे के बीच अब पीएम मोदी की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम ने कहा कि संसद को न चलने देना संविधान का अपमान है। संसद की कार्रवाई न होने देने पर पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं विपक्ष के रवैये को भी गलत बताया है। दरअसल पीएम मोदी बीजेपी की संसदीय बैठक में विपक्ष के रवैये पर टिप्पणी करते नजर आए, जहां पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही पीएम ने बीजेपी नेताओं को अपना काम करते रहने के लिए कहा। बता दें कि पेगासस पर संसद में चल रही रार थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी बीच सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, लेकिन विपक्ष के तेवरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। जासूसी की जांच के मामले में विपक्ष ने अपना स्टैंड को और तीखा करने का मन बना लिया है। उधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार संविधान का चीरहरण करने पर तुली है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया और संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
जम्मू पाकिस्तान में ड्रोन वाली साजिश पर अब ब्रेक नहीं लग रहा है। जम्मू के सांबा जिले में एक बार फिर से ड्रोन देखे गए। सोमवार देर रात सांबा में अलग अलग 3 जगहों पर नड़, कृपालपुर और रामगढ़ पर ड्रोन देखे गए हैं। इससे पहले सांबा में ही 4 जगहों पर ड्रोन नजर आए थे। सांबा में बड़ी ब्रह्मणा में सेना के कैंप और गढ़वाल के आईटीबीपी कैंप और सीमावर्ती गांव चिलियारी गांव में ड्रोन देखे गए थे। भारतीय सेना कई बड़े ऑपरेशन चलाकर जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ दी है और इससे आतंक के आका पाकिस्तान के भारत में दहशत फैलाने के इरादे को एक बड़ा झटका लगा है। इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान में आतंकी के आका ड्रोन की मदद से हमले की फिराक में है, जिसमें उन्होंने एक बार सफलता भी हासिल की है और ऐसे में ड्रोन के जरिए वायुसेना के बेस पर हमले को अंजाम दिया। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि ड्रोन की सहायता से आईईडी हथियार और मादक पदार्थ गिराने में पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के माहौल को खराब करने के किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सिंह ने किश्तवाड़ जिला पुलिस लाइन में कोविड केंद्र का उद्घाटन किया और ऐसे में हुजूर दचन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सुरक्षा समीक्षा के दौरान ये बयान दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम और मिजोरम के बीच शहर में हालात समान होते नजर आ रहे हैं, पर जंगल में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। मिजोरम के कोलासिब जिले में आने वाले बैरिगेड से करीब 20 किलोमीटर बुरापुच दोनों राज्यों के पुलिस आमने सामने तैनात है। पहाड़ी ऊंचाई पर असम पुलिस ने कैंप बनाया है, जहां जवानों के हाथ में एलएमजी है, तो वहीं पहाड़ के नीचे मिजोरम पुलिस के कैंप बने हुए हैं। यहां पर जवानों के पास भी एलएमजी मौजूद है। बता दें कि 26 जुलाई को राज्य के बीच सीमा विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें असम के 6 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। असम के कछार जिले में आने वाली लैलापुर में पुलिस पेट्रोल पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। दरअसल यही रास्ता असम को मिजोरम से जोड़ता है और 26 जुलाई को इस इलाके में असम और मिजोरम की पुलिस आमने सामने आ गई थी और गोली चलाई गई, जिसमें कई पुलिस वाले शहीद हो गए।